जो 2026 में जेई देने का प्लान कर रहे हैं या फिर गिव अप कर चुके हैं, ऐसा सोचने लगे हैं कि यार शायद मैं जेई के लिए नहीं बना हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है, मैं जेई ना दूं, मैं कोई बहाना बना लूं, मैं बोल दूं कि यार मेरी तबीयत खराब रही थी या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। बट योर इनर सोल विल ऑलवेज नो कि ये एक्सक्यूजेज ही थे। आप हमेशा जिंदगी भर ये बात जानेंगे खुद से कि यार मैं कर सकता था, लास्ट मोमेंट तक भी मेरे पास टाइम था, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ ओवर थिंक करता रह गया, मैं सिर्फ बहाने ढूंढता रह गया कि क्यों मैंने नहीं किया, मैं क्या बोलूंगा लोगों को या फिर मैं क्या बोलूंगा खुद को कि क्यों मेरे से नहीं हो पाया। कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल के एग्जाम्स दिए, एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है, तो भी आई एम गारंटी के साथ मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ला सकते हो 99 प्लस परसेंटाइल। 3 to 16 अगर करेक्ट कर पा रहे हो तो आपके 99 प्लस परसेंटाइल मैथ्स में आ जाएंगे। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है आयुष पाटनी और मैं आपके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं, 2026 या फिर 2027 में जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जेई मेंस पास आ रहा है, जेई मेंस 2026 तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, और इस वीडियो में मैं कुछ खास बातें करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी, कुछ बातें हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन आई कैन अश्योर यू दैट जो बातें मैं करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं, स्पेशली फॉर दोज जो 2026 में जेई देने का प्लान कर रहे हैं या फिर गिव अप कर चुके हैं। ऐसा सोचने लगे हैं कि यार शायद मैं जेई के लिए नहीं बना हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है, मैं जेई ना दूँ, मैं कोई बहाना बना लूँ, मैं बोल दूँ कि यार मेरी तबीयत ख़राब रही थी या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या मैंने कहीं से ट्यूशन नहीं ली, कहीं से पढ़ाई नहीं करी या मेरे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया। देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज दैट यू कैन हैव, बट योर इनर सोल विल ऑलवेज नो कि ये एक्सक्यूजेज ही थे। आप हमेशा ज़िंदगी भर ये बात जानेंगे खुद से कि यार मैं कर सकता था, लास्ट मोमेंट तक भी मेरे पास टाइम था, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ ओवर थिंक करता रह गया, मैं सिर्फ बहाने ढूंढता रह गया कि क्यों मैंने नहीं किया, मैं क्या बोलूँगा लोगों को या फिर मैं क्या बोलूँगा खुद को कि क्यों मेरे से नहीं हो पाया। तो कुछ बातें हम करते हैं जिससे अभी भी आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे पास टाइम है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू कीप एनी रिग्रेट्स। कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहते अगर आप आगे जाकर अपने जेई के अटेम्प्ट के बाद वाली लाइफ में, तो इस वीडियो को सुन लीजिए एक बार। इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। बात यह है कि 99 परसेंटाइल जितना मुश्किल हम लोग समझते हैं, क्या उतना ही मुश्किल है क्या? या जो बच्चे 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल लेके आते हैं वो क्या बहुत बहुत ऊंदा लेवल के, बहुत ही एक्सेप्शनल जेई एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, या फिर वो सिर्फ स्मार्ट होते हैं? तो 2 ईयर्स की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले हम बात करते हैं कि 2026 में जो कि आ ही गया है ना, 1-2 महीने की बात बची है, जो बच्चे जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जेई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो, 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, और उसमें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और बहुत हताश हो चुके हैं, मतलब उनका सिलेबस पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैथ्स में तो उनको बिल्कुल कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूँ, मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, एंड आई कैन टेल यू कि यार इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझते हो 99 प्लस परसेंटाइल लाना मैथमेटिक्स में, ठीक है? उतना मुश्किल नहीं। यू हैव टू जस्ट बी स्मार्ट, अ लिटिल बिट स्मार्ट। डेटा को समझो कि क्या करना होता है। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है ना, कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल के एग्जाम्स दिए, एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है, तो भी आई एम गारंटी के साथ मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ला सकते हो 99 प्लस परसेंटाइल अगर आज स्टार्ट करते हो तो भी। लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? अगर थोड़ा सा भी कभी सोचा था ना कि यार जेई दूंगा, यार एनआईटी जाऊंगा, आईआईटी जाऊंगा, तो अभी भी देर नहीं हुई है, एक बार ट्राई कर सकते हो। सुनो मेरी बात, क्या करना है अभी भी आप कर सकते हो, अभी भी 99 प्लस परसेंटाइल लाई जा सकती है। क्या कहता है डेटा? आपका क्या कहता है डेटा? ये कहता है कि यार 99 प्लस परसेंटाइल लानी है ना, तो आपको 50 to 60 मार्क्स मैथ्स में लाने पड़ेंगे, 98 प्लस के लिए 41 to 50 मार्क्स आपको मैथ्स में लाने पड़ेंगे, और 97 प्लस परसेंटाइल भी लानी है तो 35 to 41 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मैथ्स में, और इसी परसेंटाइल के अराउंड आपको एक डिसेंट सा एनआईटी तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अच्छे कॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए भी और करियर के लिए भी। तो ये जो मार्क्स है 50 to 60, इसके लिए कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं? हमें यार भाई सिर्फ 15 to 60 अटेम्प्ट नहीं, 15 to 16 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। 50 to 60 मार्क्स यानी कि 15 to 16 क्वेश्चन हमें सही करने। 15 मान लो आप,
एक्चुअली 16 में नहीं 15, 14 टू 15 भी करोगे ना तो भी 50 टू 60 मार्क्स आपके आ सकते हैं। आपको करेक्टली वहां पर करके आने, ये +4 आपको गेन करने हैं। जो आपके 20 मल्टीपल चॉइस और 5 जो आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन सबको मिलाकर आपको 15 टू 16 क्वेश्चंस में +4 लेके आने हैं और कोई नेगेटिव्स नहीं करने हैं। अगर आप नेगेटिव्स कर रहे हैं तो उस केस में आपको थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन 15 टू 16 अगर करेक्ट कर पा रहे हो तो आपके 99+ परसेंटाइल मैथ्स में आ जाएंगे। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत आसान भी नहीं है कि यार उठ के चले गए और हो गया, लेकिन तुम जितना सोच रहे हो ना यार कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, अभी स्टार्ट करने पे भी ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट डिटर्मिनेशन कि आपको करना है। और इसी तरह से 98+ के लिए आपको 41 टू 50 मार्क्स लाने हैं और ये आप कर सकते हो। कैसे करना है अभी स्टार्ट करके भी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यार स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मान लो आपने सिर्फ बेसिक पढ़ाई करी है मैथ्स में, आपने मान लो एनसीईआरटी करी है, थोड़ी बहुत किताबें सॉल्व करी है, कोचिंग तो गए होंगे, कोचिंग नहीं भी गए तो स्कूल में पढ़े होंगे, बेसिक चैप्टर्स का आपको आइडिया है कि भाई अलजेब्रा क्या है, कैलकुलस क्या है, क्या किस तरह के सवाल बनते हैं, मेरा सिलेबस क्या है, वो आइडिया आपको होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि 12th बोर्ड भी तो देने वाले हो। तो अब ये जेईई मेंस में इतने 15 क्वेश्चन सही करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? आप क्या करो, या तो किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लो, ठीक है। कोचिंग के मटेरियल की जो एक्सरसाइजेज होती है उसमें सारी एक्सरसाइजेज करना तो अभी संभव है नहीं, पॉसिबल है नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज में भी आप सिर्फ जेईई मेंस वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं, वो कर लो, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करो, पीवाईक्यूज जो है मैथ्स के, पीवाईक्यूज जो है मैथ्स के, उसमें 2023, 2024 एंड 2025 के सारे पीवाईक्यूज को कर डालो अच्छे से समझ के। अब सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, कैसे कर लूँ? मजाक कर रहे हो क्या? आपको तो सब सिर्फ वीडियो बनाना है, आप बना दोगे, बोल दोगे, ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बहुत बच्चों ने किया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 8-10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं और उन सब में मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे लास्ट में इस स्मार्ट वर्क से अपने एनआईटी सिक्योर कर लेते हैं और उसके बाद उनके पास एडवांस तक के लिए भी टाइम होता है। जोश जब आ जाता है वो एडवांस को भी क्लियर कर लेते हैं, आईआईटी पहुंच जाते हैं। इतने पीवाईक्यूज आप कर लो, है ना। जेईई मेंस वाली एक्सरसाइज या फर्स्ट जो एमसीक्यू वाली सिंगल करेक्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना, सिंगल करेक्ट वाली एक्सरसाइज मॉड्यूल्स में से, और इतने पीवाईक्यूज, लेकिन एक एक पीवाईक्यू को खुद से सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस देख लिए या कोई वीडियो देख लिया जिसमें पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे सिर्फ तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं सीख गया। एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, देखो मैं कहाँ अटकता हूँ, वहाँ पर इंप्रूव करो अपनी स्ट्रैटेजी कि यार यहाँ मैं अटकता हूँ, इस चीज़ को करने में मैं अटकता हूँ, ये फैक्टराइज करने में मैं अटकता हूँ, या फिर इंटीग्रेट करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको करनी है। अब सारा तो मुझे भी पता है कि सारे के सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, अथाह सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत कम टाइम बचा है, इतने सारे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट का आप डिसीजन ले लो, आप ये पॉसिबल है, ये 2 महीने में भी तुम कर सकते हो। आने जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल एप्लीकेबल है, इतना आप कर सकते हो। नहीं तो अप्रैल अटेम्प्ट दे लो, लेकिन मेंस तो एटलीस्ट क्लियर कर लो। एक एनआईटी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज तो सिक्योर कर लो। इतना कम काम करने से हो सकता है, 23, 24, 25 के पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है। टाइम बचे तो 1 साल के और कर लेना, लेकिन इतना तो एटलीस्ट कर लो। अब कितने चैप्टर्स के करें वो बात करते हैं। सर उससे पहले कितने चैप्टर्स के करें वो बात भी मैं बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से चैप्टर्स में भी क्या क्या करें, वो बात मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका रैंक, आपका सिलेक्शन, आपका परसेंटाइल जो है इंप्रूव कर देगी, वो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, मुझे पता है। अगर आप अभी इस वीडियो से मोटिवेट होंगे, आप क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे, क्वेश्चंस आप लगाएंगे भी, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसकी बात नहीं है, आपको पेपर को अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। तो जैसे केमिस्ट्री जो है वहां से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नंबर ला पाते हैं, या 15 क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सही कर पाते हैं, 99 परसेंटाइल ला पाते हैं, वो समय कहाँ से बचाते हैं? वो समय बचाते हैं केमिस्ट्री से। फिजिक्स भी आजकल कैलकुलेटिव आने लग गया है, लेकिन केमिस्ट्री आपकी अच्छी है। केमिस्ट्री आपने अगर स्कूल में पढ़ी है और थोड़ा बहुत कोचिंग से पढ़ी है, या केमिस्ट्री आपकी ठीक ठाक है, तो ये समय आपको बचाना पड़ेगा, ये टाइम आपको बचाना पड़ेगा केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से टाइम आप लगभग 10 मिनट 15 मिनट आप बचा के निकालो वहाँ से, और मैथ्स पे आओ। मैथ्स में क्या करना है, ऐसे नहीं कि पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पहला क्वेश्चन मेरे को मिल गया, ये मेरे को चैप्टर आता है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आपको मालूम है, आपको जो जो चैप्टर्स आप पढ़ के गए हो उनके क्वेश्चंस आप देखोगे, उनमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे, एटलीस्ट 30 to 35, 40% इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ईजिली आपसे सॉल्व हो रहे होंगे, भले ही आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी है।
हो रहे होंगे 100%। आप पूछ के देख लेना अपने सीनियर्स से कि बहुत सारे बच्चे तो ये प्रॉब्लम है कि पूरा पेपर ही नहीं देख पाते, देखते ही नहीं, वो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन से ही करना चालू कर देते क्योंकि उनको लगता है यार ये मेरे को आता है मैं कर सकता हूँ, अटक जाते हैं। आप पहले वो क्वेश्चंस पिक करो कि यार ये बिल्कुल ईजी मेरे को दिख रहा है, मैं पहले इनको अटेम्प्ट करूंगा, मार्क करो, सबसे पहले ईजी क्वेश्चंस करो, फिर मॉडरेट की तरफ जाओ। टाइम बच जाए तो टफ क्वेश्चंस या वो चैप्टर्स जो आप नहीं पढ़ के गए हो, या वो चैप्टर्स जिनके जो पढ़ के गए हो लेकिन उनके क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ रखे हैं, आपको देख के डर लग रहा है, उनको लंबा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे डेटा है, काफ़ी कुछ सॉल्विंग है, ऑप्शनल सॉल्विंग करनी है, नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेंगे जो आप पहली नज़र में देख के बोल सकते हो करना है, तो पहले उनको अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद मॉडरेट पे जाओ और इस चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करो। पेपर्स उठाओ, उनको दो, उनको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करो। जितना टाइम आपको मैथ्स में आपको लगता है कि आप एग्जाम में निकाल पाओगे, उतने टाइम में उनको कंप्लीट करने की, वहां 15 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। रोज 2 घंटे 3 घंटे बैठो, लास्ट में जो 2 घंटे दिन के एंड में बच रहे हैं उसमें सिर्फ पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी बनाओ। बिना स्ट्रैटेजी के अगर तुम करके भी, सारी मेहनत करके भी अगर पेपर देने चले गए ना, बिना पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस के तुम्हारा नहीं हो पाएगा, गारंटी इस बात की नहीं हो पाएगा। पेपर सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी तुम्हें चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली यही है कि प्रैक्टिस करो पेपर सॉल्व करने की। 15 क्वेश्चन सही करने तो 15 होने चाहिए, लास्ट में आते आते तक तुम्हारे 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो भी पेपर तुम उठा रहे हो। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, अनअकैडमी की भी अवेलेबल है, या जिस कोचिंग में तुम जा रहे हो वहां की कर लो, लेकिन करो, ठीक है। ये बात हुई, पेपर स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मेन क्वेश्चन, सर बातें तो आपने कर ली, लेकिन ये इतना बड़ा सिलेबस जो है, इतने कम टाइम में हम कैसे, अगर हम अप्रैल अटेम्प्ट भी देते हैं तो भी टाइम तो बहुत कम है सर, अभी इतने कम टाइम में हम कैसे कर लें, हमने कुछ तैयारी स्टार्ट करी नहीं है, हमने जेईई मेंस का बिल्कुल एकदम डब्बा गोल कर रखा है, नहीं है हमारा कुछ भी उसमें। तो देखो, मेनली एक्चुअली ये चैप्टर्स करने हैं, मेनली जो है आपको यही चैप्टर्स करने, वेक्टर एंड 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यही है ना मेन सिलेबस तो आपका यही है एक्चुअली। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप देख लोगे, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या फिर आपके कुछ और चैप्टर्स हो गए, 12th के अपन मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या और कुछ भी, और भी बहुत सारा सिलेबस है इसके अलावा, लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो आपको यही कवर करना है। तो पहले तो इन पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यार बाकी छोड़ दो, पर बात, अपना मुद्दा क्या है कि हमें 99 परसेंटाइल चाहिए, कम समय में हमारे पास कम समय है, तो ये है मेन चैप्टर्स, इन पे ध्यान दो, पहले इन पे ध्यान दो, इन्हीं को कवर करना है। अब सर इसमें भी अलग है, वेक्टर अलग है, 3D अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 चैप्टर आते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में भी 2-3 चीजें, सब टॉपिक्स आते हैं, उनका क्या करें। तो पहले तो ध्यान दो। देखो यार, यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल बढ़िया से आराम से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बेसिक भी आती है ना तुम्हें, तो भी ये, इसमें जितनी क्वाड्रेटिक की जरूरत है उतनी तुमने 10th में ही पढ़ ली है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपका देखो, बायनोमियल थ्योरम और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, इनको अकेले भी कर सकते हो, इनमें बहुत सारे पार्ट्स नहीं है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में डिटरमिनेंट छोटा है, मैट्रिसेस का मेन पार्ट है, ये कर सकते हो तुम, इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अब इनके अंदर भी क्या क्या करें सर, वेक्टर एंड 3D में अगर अपन देखें तो 2025 में अपने टोटल 557 क्वेश्चंस जो हैं आए हैं वेक्टर और 3D में, और इसमें भी आप अगर देखोगे ना तो लाइन वाला पार्ट ही करना है। प्लेन आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है, प्लेन जो है आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है, और वेक्टर 3D में से भी ज्यादा पार्ट पूछा गया है 3D से। 3D से वेक्टर पढ़ो, मैं इंफॉर्मेशन डेटा के हिसाब से बात बता रहा हूं, वेक्टर 3D दोनों पढ़ना है, लेकिन ज्यादा पार्ट अभी 25 में जो पूछा गया है वो 3D से पूछा गया, और 3D में भी स्पेशली लाइन इन अ प्लेन, उससे पूछा गया है। तो प्लेन वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो अभी के लिए, उसका इतना, मतलब थ्योरी पढ़ जाओ, ठीक है, एडवांस में तो पढ़नी है लेकिन थ्योरी पढ़ जाओ, लेकिन मेन ध्यान लाइन पे देना, और ये काफी छोटा है, कर लोगे तुम। वेक्टर भी इतना कोई बहुत ज्यादा रिसर्च करते हुए नहीं पढ़ना है तुम्हें, लेकिन आप ध्यान दो, 57 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों अटेम्प्ट में मिला के, सारी शिफ्ट्स में मिला के, तो आप मान के चल सकते हो कि यार 2 क्वेश्चन तो मेरे को वेक्टर 3D से मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अब आगे देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, काफी वेटेज रहता है। इसके अंदर भी आप स्ट्रेट लाइन को देखोगे ना, तो स्ट्रेट लाइन से ही 22 क्वेश्चन पूछे गए, सारी शिफ्ट्स और दोनों अटेम्प्ट्स में मिला के। उसके बाद आपके सर्कल से 10 क्वेश्चन पूछे गए, ये दोनों ही मोटा मोटा काम आपका कर दे रहे हैं। ये आ भी जाता है इजीली, ये आप पढ़ सकते हो, अभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये बच्चों का जनरली ठीक ठाक होता है, इसकी प्रैक्टिस करो और इसको स्ट्रॉन्ग करो, और अपने ये 22+10
है ना। 32 नंबर तो बिल्कुल पक्के कर लो। बचा क्या अपना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में क्या है कि देखो 2025 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें पैराबोला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था जनवरी अटेम्प्ट में पैराबोला से बहुत पूछ लिया, और अप्रैल अटेम्प्ट में उन्होंने इलिप्स हाइपरबोला से पूछ लिया। तो ये तीनों कवर करने पड़ेंगे। ये कोनिक सेक्शंस वाला पार्ट है आपका, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, और फिर ये कोनिक सेक्शंस। लेकिन आप मान के चलो ये पूरा जो है ना आपका 4 से 5 क्वेश्चन, 5 मान लो, मैं कह रहा हूं आपको 5 क्वेश्चन आपके पक्के करा देगा। ये इजीली कवर कर सकते हो तुम, इतनी भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का नॉलेज इसमें होना चाहिए। उसमें भी मैं आपको बताऊं टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल इसमें नहीं गिन रहा हूं मैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट अगर आप हटा दो, जो कि मैंने चैप्टर्स में स्टार्टिंग में नहीं बताया था, वो हटा दो ना, तो टेंजेंट नॉर्मल के बिना भी आप इन चैप्टर्स में बहुत कम सिलेबस हो गया है। ये आप कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। ये करना क्या है, वही एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज ही तो करने के लिए बोल रहा हूं मैं, हो जाएगा। ये काफ़ी बच्चों ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है और उन्होंने अपने एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन्स लिए। अब बात आती है इंटीग्रल कैलकुलस की, जिसमें देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से तो कभी हार्डली, बहुत लंबा उसमें 7-8 अपन फॉर्मेट पढ़ते हैं, काफ़ी तरीके देखते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की ज़रूरत अपने को एक्चुअली पड़ती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर भी बात मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की कर रहा हूँ। अगर आप इनडेफिनेट थोड़ा बहुत जानते हैं तो डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो इनडेफिनेट की जो है थ्योरी पढ़िए, उसके फॉर्मेट्स पढ़िए, और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन में जो मेनली क्वेश्चंस आए वो डेफिनेट इंटीग्रल से आए, और वो 33 इन नंबर है। फिर आया डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है उससे क्वेश्चंस आए, मेनली उसी से क्वेश्चंस आए, और 19 क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके साथ एरिया अंडर कर्व अपना जो है इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस में आता है, उससे 22 क्वेश्चंस है। तो ये पूरा पार्ट भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन बना के दे रहा है, ये कर लो, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अभी तक मैंने बोला ही नहीं, ये इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट है। उसमें भी अपना डेफिनेट इंटीग्रल करो, एलडी और वेरिएबल की अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे उसमें भी आपको यही ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। और अपना एरिया अंडर द कर्व की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। इसके लिए फंक्शंस की नॉलेज चाहिए, इसलिए फंक्शंस भी ऐड किया है मैंने लिस्टेड चैप्टर्स में से, ठीक है। तो और सीक्वेंस एंड सीरीज, क्या बात है यार, देख रहे हो 28 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन, दो एक और मतलब दो मान लो, एक मिनिमम दो मान लो, एक तो आ ही जाएगा, इससे आपको मिल ही जाएगा आपके पेपर में। इसकी प्रैक्टिस आप ठीक से कर सकते हो, पीवाईक्यूज भी कर लोगे तो भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। भर भर के इसकी नॉलेज होती है, 10th से 9th से पढ़ रहे होते हैं बच्चे, इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। यहाँ से आपको मिल जाएंगे आपके 1-2 क्वेश्चन, यानी कि 7-8 नंबर, है ना, 4 से 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज इंडिपेंडेंट है, इसके लिए जो क्वाड्रेटिक की आपको नॉलेज चाहिए वो भी बेसिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बिल्कुल एकदम लोकेशन ऑफ द रूट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज पॉसिबल है आपके लिए। फिर आया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। पीएनसी थोड़ा क्रिटिकल है, आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, अच्छे पीवाईक्यूज इसमें करने पड़ेंगे। लेकिन देखो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 18 क्वेश्चंस पीएनसी के हैं, 24 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। अगर पीएनसी पढ़ लिया है तो ये थोड़ा सा आपको ईजियर साइड पे लगेगा प्रोबेबिलिटी, लेकिन पीएनसी आपको थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यूज की, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, कुछ रेफरेंस बुक्स अगर आप ले सकते हैं तो पीएनसी, उसमें से भी आप प्रैक्टिस करिए। संभव है दोस्तों, ब्लेम करने से खुद को या बहाने देने से तो बेटर है कि ये काम हम कर लें। फिर आता है हमारा फंक्शंस एंड बायनोमियल थ्योरम। फंक्शंस सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फंक्शनल इक्वेशन से, या फिर हमारी बेसिक नॉलेज टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो इवन ऑड वगैरह है उससे कम क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन जो बेसिक नॉलेज ऑफ फंक्शन होती है ना, कि आप कंपोजिशन वगैरह कैसे करते हैं, उससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। और 22 क्वेश्चन, यानी कि अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आपको फंक्शन से ही देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये चैप्टर भी हमें करना ही पड़ेगा, ये 12th में हम पढ़ते हैं, लेकिन इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है ये। आप अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे, ठीक प्रैक्टिस करेंगे अपने पीवाईक्यूज की और फर्स्ट एक्सरसाइज एमसीक्यू वाली एक्सरसाइज की, तो ये अचीवेबल है, अभी भी हो सकता है। लास्ट में आता है बायनोमियल थ्योरम, और इसमें भी मैं बता दूं जनरल एक्सपेंशन पूरा का, इसका तो अच्छा खासा लंबा सिलेबस है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अपने जनरल एक्सपेंशन से ही पूछे जा रहे हैं। रिमाइंडर निकाल दो, एक्सपैंड कर दो, सीरीज़ बता दो, सीरीज़ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस अपने होते हैं, ई की पावर एक्स की सीरीज़, लॉग की सीरीज़, साइन की सीरीज़, उनको थोड़ा सा इंटीग्रेट करके इधर और बढ़िया से
ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप PYQs उठा के देखोगे और उनके अंदर जो क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की ठीक प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 22 नंबर, मतलब 22 नंबर नहीं, 22 क्वेश्चन जो है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन अपने ऑन एन एवरेज हमें मिल जाएंगे हमारे पेपर में और हम जो है कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे ना, टोटल करोगे तो आपके 18 to 19 जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो सकते हैं सिर्फ इन क्वेश्चन से। 18 to 19 मतलब, अच्छा अभी एक बच गया, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स बच गया। ये भी अगेन इंडिपेंडेंट, वेरी अचीवेबल चैप्टर, बहुत आराम से हो जाता है। अभी आप जेईफिनिटी पे ही इसका रिसेंटली PYQ सेशन हुआ है, उन PYQs को भी देख लोगे, उनकी प्रैक्टिस ठीक से कर लोगे ना, तो भी ये चैप्टर हो जाएगा। और कितना हाई वेटेज है आप देख सकते हो। 2 क्वेश्चन आप मान के चलो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मान के चलो। डिटर्मिनेंट्स छोटा है इसमें आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग वाला जो पार्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए। और मैट्राइसिस में प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट, इनवर्स, जो टाइप्स ऑफ जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको करने आने चाहिए। तो यहाँ से भी आपको जो है आराम से 1 से 2, इनफैक्ट 1 से 2 तो आप मान लो ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 18 to 19 क्वेश्चन सिर्फ इन चैप्टर्स से हो रहे हैं और दिस गिव्स यू अप्रॉक्सीमेटली 76% ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यानी कि 15 तो पक्के हो ही गए ना, इतना मुश्किल नहीं है। आपको ठान लेना है, आपको ये बात सोचनी है कि यार बाद में बहाने देने से बढ़िया, बाद में रिग्रेट करने से बढ़िया एक लास्ट ट्राई मैं खुद को दे लेता हूँ। एक बार एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा क्राउड मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, यार मीडियोकर लाइफ क्यों चुनूँ अपने लिए? अभी भी टाइम है ना, ऐसा तो है नहीं कि अब तो मैं कर ही नहीं सकता, अभी भी टाइम है। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। जनवरी अटेम्प्ट वालों के लिए भी बहुत टाइम है, अप्रैल अटेम्प्ट वालों के पास तो बोनस, ठीक है। 2026, तो ये बात हुई 2026 की। अब बात करते हैं 2027 की। 2027 वालों, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, तुम सीरियस हो जाओ यार थोड़े। अगर तुम्हें सच में IIT चाहिए तो सीरियस हो जाओ, है ना। लास्ट में ये एक्चुअली क्या है, ये बहुत प्रेशर वाला, अभी जो मैंने काम बताया काफ़ी प्रेशर वाला है। अभी प्रेशर बहुत रहेगा इस वाले काम को करने में। ऐसा नहीं है कि इसमें आप रिलैक्स्ड होकर कर सकते हो। जो ये उनके लिए जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं, अब भी वो लेकिन चाहते हैं कि यार आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ वन मोर चांस, आई डोंट वॉन्ट टू रिग्रेट लेटर, आई डोंट वॉन्ट टू गिव एक्सक्यूजेस टू पीपल एंड माई सेल्फ सेइंग कि तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, इसलिए मैं कर नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि ये बहाने ना ज़िंदगी भर आपको मालूम होता है, आपकी सोल को मालूम होता है कि यार ये सच नहीं है, मैं कर सकता था लेकिन मैंने आलस में नहीं किया, मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं किया, मैंने ओवर थिंकिंग में नहीं किया। लेकिन जो 2027 वाले एस्पिरेंट्स है, तुम्हारे पास तो बेटा बहुत टाइम है, तुम ठीक से प्रिपरेशन करो ताकि तुम्हें इस प्रेशर में नहीं आना पड़े। सर क्या करें, तो टाइम है तुम्हारे पास, तो तुमको तो जनरल प्रिपरेशन करनी है। क्या बात बतानी थी मुझे तुम्हें 2027 वालों के लिए? देखो, आप जेईफिनिटी चैनल जानते हो, आप मुझे जानते होंगे, गौरव सर को जानते होंगे, शरद सर को जानते होंगे, बाकी नेक्सस के जो ग्रेट टीचर्स हैं, जनार्दन सर, धैर्या मैम, मोहित रेहान सर, ये सब जो है 2027 के लिए एक बैच अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हार्डली उसकी 2 क्लासेस भी नहीं हुई है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसमें अपने आप को एनरोल करें। वहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर हम एकदम तरीके से, अभी हमने 11th का पूरा उनका जो है कोर्स फरवरी तक ख़त्म करने की बात करी है। इनफैक्ट कोशिश कर रहे हैं उससे पहले हो जाए। प्रॉपर DPPs दी जा रही है, प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, डेली क्लासेस हो रही हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं। ये बैच आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी भी आप जो है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है जो 11th में, तो भी आप हमारे साथ बैठकर क्वेश्चन सॉल्विंग, थ्योरी प्लस टेस्ट, ये तीनों जो इंपॉर्टेंट पिलर्स रहते हैं आपकी प्रिपरेशन के, उसको कर सकते हैं। हम लोग इस बैच में पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे बच्चे काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उनकी तरफ से। उनको रेगुलर होमवर्क दिया जा रहा है, उस होमवर्क का डिस्कशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। तो अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2027 जेईई एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो इतनी बात मुझे करनी थी। आई होप आप कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। बहाने देने से बेटर है कि कोशिश कर लो, अभी भी टाइम है, कोशिश कर लो दोस्तों, है ना यार। मतलब कोई कमी थोड़ी ना है तुम में, कोई मंद बुद्धि तो तुम हो नहीं यार, तुम कर सकते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। लेकिन बस ये जो आलस है या फिर ये डर जो है या फिर ये ओवर थिंकिंग जो है, इसको साइड में रखो, कोशिश करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।